आसिम ने जो ही गाड़ी पक्की सड़क से कच्चे में उतार कर चलाना शुरू की, गाड़ी ज़मीन से उठने वाले गिरदो गुबार से आलूदा होने लगी। सफ़र काफ़ी लंबा था। आसपास कुर्ब-ओ-जवार में आबादी का कोई निशान तक न था। आसिम के साथ उसका मुलाजिम सरफराज भी गाड़ी में मौजूद था। दोनों की उम्रों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। आसिम एक साहिब-ए-हैसियत पढ़ा लिखा खूबसूरत जवान आदमी था और उसका मुलाजिम सरफराज भी तालीम याफ्ता था, जो आसिम और उसके वालिद के कारोबारी मामलात की देखभाल करता था। सरफराज की नज़र दूर चलने वाली चंद खाने बदोश लड़कियों पर पड़ी। कच्चे में उनकी गिर्द आलूद सड़क के साथ साथ सख्त प्यास भी सता रही थी। सरफराज ने खाना बदोश लड़कियों को देखते ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरते हुए अपने मालिक आसिम से कहा, काम बन गया है, आप थोड़ी देर यहाँ रुकिए, मैं पानी का इंतज़ाम करके वापस आता हूँ। सरफराज ने लड़कियों से पूछा, क्या वो उन्हें पीने को कुछ पानी दे देंगी? मैं खुशी से पानी पिलाने का मुआवजा भी अदा करूँगा। तो लड़कियों में से एक ने तिनक कर कहा, बाबू चलते बनो, कोई और काम है तो बोलो, यहाँ पानी इतनी आसानी से नहीं मिलता। मील भर के फासले से जाकर पानी लाना पड़ता है। उन लड़कियों के दरमियान में खड़ी एक लड़की ने सरफराज से मुखातिब होकर कहा, बाबू मैं आपको पानी पिला दूंगी, मुझे किसी मुआवजे की भी ज़रूरत नहीं। इतने में आसिम भी गाड़ी से चलाते हुए उनके पास पहुंच गया। उसने लड़की की बात सुन ली थी। उसने लड़की से कहा कि वो पानी की कीमत ज़रूर देंगे, क्योंकि पानी उसने मुश्किल से हासिल किया होगा। पानी लेने के बाद आसिम ने 100 रुपए के 3 नोट निकालकर तीनों लड़कियों को देकर उनका शुक्रिया भी अदा किया। सरफराज ने गाड़ी में पानी डाला। जो ही वो पानी डालकर फारिग हुआ तो उसकी नज़र गाड़ी के टायरों पर पड़ी। गाड़ी के दोनों टायरों में हवा निकल चुकी थी। अब उनका आगे जाना भी मुहाल था। लड़कियां अभी तक वहीं खड़ी थीं। उन्हें परेशान देखकर पानी देने वाली वही लड़की बोल पड़ी, बाबू क्या हुआ, परेशान क्यों हो? आसिम ने टायरों की जानिब से इशारा करके कहा, उनकी हवा निकल गई है और उनका आगे जाना मुश्किल हो गया है। लड़की ने जवाब में कहा, साहिब आप फिक्र ना करो, यहाँ से थोड़ी दूर हमारी झोंपड़ी है, वहाँ चलो, मेरा भाई शहर से हवा भरवा लाएगा। सरफराज गाड़ी के पास ठहर गया और आसिम उन लड़कियों के हमराह चल दिया। वो लड़की जिसका नाम भोली आसिम के साथ साथ थी, बाकी दोनों लड़कियां आगे आगे चल रही थीं। भोली ने आसिम को अपनी झोंपड़ी के अंदर लाकर एक चारपाई पर बिठा दिया। आसिम जूता उतारने को झुका ही था कि सामने की झोंपड़ी के साथ एक बूढ़ा आदमी नजर आया, जो एक लड़की को पीट रहा था। लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। आसिम ये सब बर्दाश्त न कर सका और वो लड़की को बचाने के लिए उठकर बाहर जाने लगा, तो भोली ने उसे रोक दिया। भोली ने बताया, साहिब ये यहाँ रोज़ का मामूल है, आप मुंह हाथ धो लो। आसिम भोली के हाथ में कीमती साबुन देखकर हैरान रह गया। उसने आसिम को एक तौलिया भी लाकर दिया जो बिल्कुल नया था। वो और हैरान हुआ। भोली ने आसिम से मुखातिब होकर कहा, साहिब आप हैरान ना हो, हम भी इसी दुनिया के बासी हैं। आसिम ने भोली से पूछा कि वो बूढ़ा उस लड़की को क्यों मार रहा था। जवाब में भोली ने बताया कि वो बूढ़ा उस लड़की का खामंद है। वो लड़की को लाखों में ख़रीद कर लाया था। लड़की रोज़ कमाकर पैसा शोहर को लाकर देती है। जिस दिन वो 1500 से कम पैसे लाकर देती है तो उस दिन ऐसा ही होता है। वो ये बातें कर रही थी कि उसकी नज़र अपने भाई हुमैदा पर पड़ी, जो गधा गाड़ी लाते हुए आ रहा था। उसने आसिम को इशारा करके बताया कि वो रहा भाई। उम्मीदा की गाड़ी में 5-6 जवान औरतें भी सवार थीं। उसकी गधा गाड़ी जो ही झोंपड़ियों के आगे आकर रुकी, उन औरतों ने गधा गाड़ी से छलांगे लगाकर नीचे उतरना शुरू कर दिया। हमीद अपनी झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो भोली ने भाई की देर से आने की वजह पूछी, तो उसने बताया कि बिजली अपने अड्डे से आज भी गायब थी। वो औरतें गधा गाड़ी से उतरी तो उनके शौहर उनसे रकमें वसूल करने लगे। ये सब देखने के बाद आसिम ने भोली से पूछा कि ये बिजली कौन है। भोली ने जवाब में बताया कि बिजली उसके भाई की बीवी है। अक्सर दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा रहता है और बिजली 1-2 दिन के लिए गायब हो जाती है। हमीद ने अपनी बहन से इस अजनबी के मुतालिक पूछा तो उसने कहा, भाई थोड़ी दूर इनकी गाड़ी खड़ी है और उनका साथी भी गाड़ी के पास है। उनकी गाड़ी के दोनों टायरों की हवा निकल गई है। हमीद ने एक शर्त रखी कि आसिम टायर वापस लगाकर अपनी गाड़ी में उसको बिठाकर बिजली को ढूंढ देगा, क्योंकि हमीद को बिल्ली से बहुत मोहब्बत थी। आसिम ने ऐसा करने का वादा कर लिया था। भोली ने आसिम को बताया कि उनके रस्म व रिवाज के मुताबिक अगर कोई मर्द किसी औरत से शादी करना चाहे तो वो उसकी कीमत लाखों रुपए अदा करके ही शादी कर सकता है। ये इसलिए कि उनके यहाँ लड़कियाँ कमाई का ज़रिया हैं। मेरे भाई हुमैदा ने भी लाखों रुपए अदा करके बिजली से शादी की। आसिम ने भोली से सवाल किया कि क्या वो भी कुछ कमा लेती है। भोली ने जवाब दिया, बाबूजी अजान की पहली आवाज़ सुनते ही हम सब लड़कियाँ अपने काम धंधे पर निकल जाती हैं। अगर वक्त पर हम अपने अड्डों पर पहुंच जाएं तो 1000 से 2000 कमाना हम लड़कियों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं,
کیونکہ اکثر مرد پیسے دینے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کا حال بھی سنا دیتے ہیں۔ جب شام کو ہم گھر واپس آتی ہیں تو گھر آتے ہی سب کمائی ہمیں مردوں کے حوالے کرنا پڑتی ہے۔ یہی روز کا معمول ہے۔ بول نے عاصم سے اس کی زندگی کے حالات کا پوچھا تو عاصم نے اس کو جواب میں بتایا کہ وہ اس شہر میں ڈاکٹر ہے۔ اس کے والد بھی ایک بڑے کاروباری شخصیت ہیں۔ یہاں سے 7 کلو میٹر دور ایک گاؤں دنیا پور ہے۔ وہاں کے چودھری میرے والد کے بچپن کے دوست ہیں۔ میرے والد کی شدید خواہش ہے کہ میں ان کے دوست کی بیٹی سے شادی کر لوں، اور میں اسی غرض سے چودھری صاحب کی بیٹی کو دیکھنے دنیا پور جا رہا ہوں، مگر راستے میں گاڑی خراب ہو گئی اور اب میں آپ کے سامنے ہوں، اور شاید یہی میری منزل ہے۔ ان کی بات جاری تھی کہ بھولی کے بھائی امید نے آ کر بتایا کہ صاحب گاڑی ایک دم تیار ہے، آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور مجھے بجلی ڈھونڈ دیں۔ عاصم، سرفراز اور امید گاڑی لے کر شہر روانہ ہو گئے۔ ایک چوراہے پر انہیں لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کسی لڑکی کی لاش پڑی ہے جس کو ایک کار سوار پھینک گیا ہے۔ لڑکی کے ارد گرد پانی، 100 اور 1000 کے کئی کرنسی نوٹ بکھرے پڑے ہیں اور لڑکی کا چہرہ بھی مکمل کچلا گیا۔ یہ ساری بات سن کر حمیدہ کے منہ سے چیخیں نکل پڑیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ اس کی بیوی بجلی کی لاش نہ ہو۔ پولیس نے جلدی سے لاش پہ کپڑا ڈال دیا اور ضروری کارروائی کے بعد لاش ایمبولینس میں رکھوا دی، یوں یہ لوگ لاش نہ دیکھ سکے۔ ان تینوں نے واپسی کا سفر کیا تو سورج کی کرنیں زمین پر پڑنا شروع ہو چکی تھیں۔ جب یہ لوگ واپس پہنچے تو حمید آگے نکل پڑا۔ جو وہ اپنی جھونپڑی میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا بجلی وہاں موجود تھی اور بیٹی کو دودھ پلا رہی تھی۔ خوشی سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور اس نے دوڑ کر اپنی بیوی کو گلے لگا لیا۔ وہ اس کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ بجلی نے ایک زخمی بچی کو بچانے کے لیے خون کا عطیہ دیا تھا۔ واپس گھر پہنچی تو اپنی لاڈلی کو دیکھ کر اس کے اندر ایک خیال نے جنم لیا کہ شہر کے لوگ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، میں بھی اپنی بیٹی کو پڑھاؤں گی اور اس کو قوم کی بیٹی کے روپ میں ڈھالوں گی تاکہ یہ پڑھ لکھ کر ملک اور قوم کی خدمت کرے۔ وہ سب بجلی کے خیالات اور باتیں سن کر حیران ہو رہے تھے۔ سرفراز اور عاصم بھی حیران تھے کہ ایک خانہ بدوش لڑکی اتنا بڑا جذبہ رکھتی ہے۔ عاصم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خانہ بدوش لڑکی بھولی سے شادی کرے گا، چاہے جتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے، اور دنیا پور کے چودھری کی بیٹی سے سرفراز کی شادی کروائے گا۔ اور یوں عاصم کے اس فیصلے سے معاشرے میں ایک نئے اجالے کی کرنوں کے پھوٹنے کی امید نظر آ رہی تھی۔